बाद मेरी टैक्स लाइबिलिटी ओल्ड स्कीम में कम आ रही है, अगर आ रही है आप ओल्ड स्कीम में चले जाइए, नहीं तो आप न्यू स्कीम में चले तो हम जाइए। स्विच कर सकते हैं आफ्टर अ ईयर और सो? यस यस, आप हर साल एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हर साल ऑप्शन है। मोर पीपल आर लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल दैट। एंड मोतीलाल ओसवाल ऐसे ना सुन के लगता है कि इट्स ओनली अ म्यूचुअल फंड कंपनी और इट्स हाँ, मतलब इट्स अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड वाला थिंग जो दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन। राइट, बट आई रिसेंटली डिड अ डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मोतीलाल ओसवाल। या नहीं? देखिए वॉर जब होती है तो गोल्ड पे थोड़ा सा असर आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमर टॉक्स। आज हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में एंड हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सीए निशांत कुमार। थैंक यू। तो इनके इंस्टाग्राम पे फाइनेंस, टैक्सेशन एंड स्टॉक मार्केट ये वर्ड्स तो लिखे हैं सर। राइट। एंड मैं आज आपसे टैक्सेशन के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इतने कोई पॉडकास्ट नहीं देखे टैक्सेशन के बारे में पहले तो, एंड आई फील द वर्ड टैक्स मेरे को बहुत डर आता है और आई थिंक कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा डर जाती है वर्ड सुन के जब टैक्सेस आता है या फिर फाइनेंशियल ईयर का एंड आता है, टैक्सेस फाइल करने हैं या किस पे कितना टैक्स लगेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है एंड हमारी इंडिया का टैक्स सिस्टम जो है हम जिससे डर रहे हैं उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने की बहुत नीड है आई थिंक। राइट। तो सर एक बार आप थोड़ा सा समझाइए हमें कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो सच में इतना कॉम्प्लेक्स है या फिर हमें लग रहा है ऐसा कुछ है? नहीं देखिए, जिनको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। ये मग कैसे बना है आई डोंट नो, मेरे लिए इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके बट जो ये मग्स बना रहा है उसके लिए इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके। राइट, तो उसको पता है कि पहला स्टेप क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा एंड ऑल दैट। तो सेम थिंग गोज विद टैक्सेशन। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी चीज़ आप एक बार जान लेते हो, आप एक बार पढ़ लेते हो तो कॉम्प्लेक्स बचती नहीं है। ऑफ कोर्स फॉर अ लेमैन टैक्सेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बट वंस यू गेट टू नो अबाउट इट, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, वंस यू गेट टू नो अबाउट इट आपको लगेगा कि हाँ यार सारा प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइंड है और आसान है, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो इंडियन सिस्टम एक्चुअली स्ट्रीमलाइंड है? नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टैक्सेशन को समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है कि टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिगार्डिंग कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम बहुत स्ट्रीमलाइंड है, वो मैं कहूँगा कि अभी देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर इट टू कम्प्लीटली गेट रीवैम्प्ड, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो 1 फरवरी को इस बार का बजट आएगा, एक्चुअली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है ना वो 1960 में बना था, तो दैट इज एप्लीकेबल, सॉरी 1961 में बना था। तो तब से लेकर अब तक उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, लोगों ने उसमें बहुत सारे लूप होल्स निकाले हैं, उन लूप होल्स को काउंटर करने के लिए लॉ में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आते रहे हैं, एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, वगैरह वगैरह, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट्स अ ह्यूज नेटवर्क। इट्स अ ह्यूज नेटवर्क, इट्स अ ह्यूज नेटवर्क। आई रिमेंबर एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ 2013 में की गई थी विद द कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, बहुत उसमें आउटडेटेड हो चुका था आई वुड से। जैसे सिंपल सा एक है कि अगर आपने कोई सपोज कोई गलती की तो आपको पेनल्टी लगेगी 100 रुपये की। अब ये 1950s के हिसाब से 100 रुपये की पेनल्टी इज़ अ ग्रेट अमाउंट, बट अभी 2013 के हिसाब से इट वॉज नॉट अ ग्रेट अमाउंट, है ना। इस टाइप की बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो रिडंडेंट हो चुकी थी। तो कंपनीज एक्ट 1956 को कंप्लीटली हटा दिया गया एंड कंपनीज एक्ट 2013 को फिर से ले आए, मतलब एक फ्रेश कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आए, एंड दैट वाज अ वेरी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, और काफ़ी आसान है पढ़ने में भी और काफ़ी आसान है समझने में भी। ठीक है, सेम थिंग आई थिंक अब टैक्सेशन में भी ज़रूरत है, क्योंकि टैक्सेशन में 1960s का एक्ट है जैसा मैंने आपको बताया, तो देयर इज अ ह्यूज नीड टू फॉर इट टू कंप्लीटली गेट रिवैम्प्ड। देयर इज रूम फॉर ग्रोथ। अरे ह्यूज रूम फॉर ग्रोथ। एंड अभी डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में बात हो रही है कि 1 फरवरी को जब ये वाला बजट आएगा, जब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बजट आएगा, तो हमारा ये जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है ये हट जाएगा और एक नया डायरेक्ट टैक्स का एक्ट आएगा जिसका नाम होगा डायरेक्ट टैक्स कोड। अब सरकार कह रही है कि ये काफ़ी सिंप्लीफाइड होगा अब, और इसमें काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिट्स भी होंगे। कितना होता है वो पहले एक्ट आ जाए तब पता चलेगा, उसके बारे में अभी हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते।
तो जैसे कि रिसेंटली जो वो टैक्स सिस्टम आया था कि 2 डिफरेंट ऑप्शंस थे कि हमें कैसे टैक्स भरना है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कि वाज इट गुड और वाज इट बैड? ओके, इसका अगेन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है. इसका आंसर डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम पर. ठीक है, अब मैं आपको इस सिंपल सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ. तो इसमें क्या होता है, जैसे दो स्कीम्स आई थी, एक है ओल्ड स्कीम और एक है न्यू स्कीम. करेक्ट, हाँ. ठीक है, कई सारे लोग कहते हैं कि न्यू स्कीम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हटा दिए गए. नाउ व्हाट इज डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन? आप जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपने सपोज पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो आपको उस 1,50,000 रुपीज़ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आपको उस अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा. 80C में, सेक्शन 80C एक होता था, उस अभी भी होता है, तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है. ये नई स्कीम में है या पुरानी स्कीम? पुरानी स्कीम में. ठीक है, तो अब नई स्कीम में ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है. अच्छा. तो पीपल वर सेइंग कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा, तो हमारी जो टोटल इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो तो बढ़ गई. हाँ. अगर वो बढ़ गई तो उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा. तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो टैक्स रेट्स है ना, उनको कम कर दिया गया है. तो परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या किया है कि स्लैब्स बढ़ा दिए गए हैं. पहले ओल्ड स्कीम में क्या था कि 2.5 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स नहीं देना. 2.5 से 5 लाख रुपीस तक आपको 5% का टैक्स देना है. फिर 5 लाख से 10 लाख आपको 20% का टैक्स देना है. 10 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है. ठीक है, अब न्यू स्कीम में स्लैब्स को और डाइवर्सिफाई कर दिया है कि 0 से 3 लाख रुपीस तक आपको कुछ नहीं देना. 3 लाख से लेकर फिर 7 लाख रुपए तक आपका 5% का टैक्स लगेगा. 7 लाख से 10 लाख तक आपका 10% का टैक्स लगेगा. 10 लाख से 12 लाख तक का आपका 15% का टैक्स लगेगा. 12 से 15 आपका 20% का टैक्स लगेगा. और 15 के ऊपर फिर आपका 30% का टैक्स लगेगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन द पॉइंट इज कि स्लैब रेट्स बढ़ने की वजह से इवन इफ योर टोटल इनकम इज इंक्रीज्ड, द टैक्स लायबिलिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो अब हाउ डू यू डिसाइड वेदर टू ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम और फॉर न्यू स्कीम? एग्जैक्टली. ये डिपेंड करेगा कि आप कितने डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो. अच्छा, मतलब आपने डिडक्शंस वाली जगह इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया? राइट, दैट डिपेंड्स. राइट. तो अगर आप इतने डिडक्शंस ले रहे हो कि आपकी टोटल इनकम प्लस जो टोटल इनकम के साथ साथ जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो भी कम आ रही है एज कंपेयर टू द न्यू स्कीम, तो आप ओल्ड स्कीम में चले जाइए, नहीं तो आप न्यू स्कीम में चले जाइए. प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, जो नॉर्मल आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के वजह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम आपके और मेरे जैसे आम लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. सी आई हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स एंड दे टोल्ड मी, इस साल का जब टैक्स फाइलिंग वाला सीजन था, दे टोल्ड मी कि 65% पीपल जो उनके क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑप्टिंग फॉर न्यू स्कीम. So in spite of the income getting increased, why are they people opting for new scheme? Exactly. Because the tax liability is getting reduced. Even without any deductions or exemptions, the tax liability is getting reduced. Okay. तो अब ये किसी को भी अगर देखना है तो उसको ये देखना होगा कि मेरे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, क्या उनके बाद मेरी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड स्कीम में कम आ रही है? अगर आ रही है आप ओल्ड स्कीम में चले जाइए, नहीं तो आप न्यू स्कीम में चले जाइए. तो हम स्विच कर सकते हैं आफ्टर अ ईयर और सो? यस यस, आपसे हर साल, एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हर साल ऑप्शन रहता है. बिजनेसमैन के लिए उतना ऑप्शन नहीं रहता है, बट फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन. ओके, तो इफ आई चूज अ न्यू स्कीम दिस ईयर, आई कैन चूज टू गो फॉर ओल्ड स्कीम नेक्स्ट ईयर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इसमें भी एक और पॉइंट भी आपको बताता हूँ. क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स में हर ऑर्गेनाइजेशन साल के बिगिनिंग में आपसे मांगती है कि आप कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर TDS लायबिलिटी. ठीक है, अब कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमने बता दिया साल के स्टार्टिंग में कि हम ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं, तो हम बाद में उसको इसी साल के लिए न्यू स्कीम में नहीं जा सकते. वो भी गलत है. जा सकते हो आप तो सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को बता रहे हो कि अभी के हिसाब से मेरा ये है. आपने रिटर्न थोड़ी फाइल कर दिया. ओके, जब फाइल होगा तब तक. जब फाइल करोगे तब आपको लगेगा नहीं है, मैं कुछ और भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ या मैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स हटाना चाहता हूँ, तो आप कर लीजिए. उस हिसाब से क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी फ्रेश कैलकुलेट होगी. अगर आपके एम्प्लॉयर ने TDS ज़्यादा काटा होगा तो आपको रिफंड आ जाएगा. करेक्ट. नहीं काटा होगा तो आप टैक्स पे कर दीजिए. मतलब आज तक ये स्कीम वाला जो था मुझे आज तक नहीं समझ आया था इतने इजीली जितने इजीली आज आपने मुझे समझाया. That's great. हाँ, मतलब इट्स लाइक एनलाइटनिंग फॉर मी कि हाँ, मतलब मुझे समझ आया कि मैं अपने लिए कैसे बेनिफिशियल स्कीम चूज कर सकती हूँ. आई डिडंट नो आई हैड एन ऑप्शन पहले तो. एंड इस तरीके जिस तरीके आपने समझाया, इट्स लाइक
मच थैंक यू टू यू सर। थैंक यू। लेकिन हाँ, एक बात और है कि ये सिर्फ सैलरीड वालों के लिए कि हर साल आप चेंज कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में हो तो आप हर साल नहीं चेंज कर सकते। लाइक आप एक साल नए में जा सकते हो, फिर एक साल पुराने में जा सकते हो, और उसके बाद फिर आप पुराने में ही रहोगे। उसमें कुछ कुछ और कंडीशंस है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो बता पाएंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें अभी नहीं जाते। ठीक है। तो सर जैसे हमारी टैक्स लायबिलिटी बिलो 5 LPA नहीं होती? हाँ ठीक है, तो हमें टैक्स फिर भी फाइल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूँ। दो तरीके से इस बारे में बात करेंगे। एक तो ज़रूरी है या नहीं है, और दूसरा अगर किया तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं। ओके ठीक है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है साल की, ठीक है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। करेक्ट। ये जीरो क्यों होती है? क्योंकि सेक्शन 87A की आपको रिबेट मिल जाती है। ये सेक्शन कहता है कि अगर इनकम 5 लाख से कम है तो जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, या तो उसको 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे, या तो 12,500 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। 12,500 रुपए की फिगर क्यों आई? क्योंकि 5 लाख पे 12,500 का ही टैक्स बनता है। अच्छा, ये बनेगा फिक्स्ड? हाँ, क्योंकि वो स्लैब रेट जो मैंने अभी शुरुआत में बताया, तो उसके हिसाब से 12,500 का ही टैक्स बनेगा। अब लेकिन क्या होता है कि क्योंकि जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, लॉ कहता है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा इनकम है तो आप रिटर्न फाइल करो। ठीक है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम है विदाउट टेकिंग एनी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, तो आप रिटर्न अपना फाइल करिए। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड स्कीम में 60 ईयर्स से कम वाले लोगों के लिए 2.5 लाख रुपीज है। 60 से 80 वाले लोगों के लिए 3 लाख रुपीज है, और 80 के ऊपर वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपीज है। और न्यू स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए सबके लिए। अच्छा, सबके लिए, ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरी जो सैलरी इनकम है, किसी की भी सैलरी इनकम लेट्स से 5,40,000 रुपीज है। ठीक है, 5,40,000 रुपीज एनुअल 5,40,000 रुपीज की एनुअल सैलरी है। अब उसमें क्या हुआ, उसने 50,000 रुपीज का डिडक्शन लिया। ठीक है। और ये 50,000 रुपीज का डिडक्शन ओल्ड स्कीम में फिक्स्ड होता है। अच्छा, ये हर सैलरीड इंसान को ओल्ड स्कीम में 50,000 रुपीज का रिडक्शन मिलता है, और न्यू स्कीम में 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता है। ठीक है। अब 5.4 लाख रुपीज की आपकी इनकम है, 50,000 रुपीज का रिडक्शन हो गया, तो 4.9 लाख रुपीज आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। 4.9 लाख रुपीस पर जो भी टैक्स आएगा 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट आपकी ओरिजिनल इनकम डिडक्शन लेने से पहले कितनी थी? 5.4। करेक्ट। क्या ये 2.5 लाख से ज्यादा थी? हाँ। तो आपको टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो करना चाहिए, तो आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, ये लॉ कहता है। और नहीं करा तो फिर आपको पेनल्टीज लगती हैं। अच्छा, तब भी पेनल्टी लगेगी अगर आप एग्जेम्प्टेड है? हाँ, नहीं, एग्जेम्प्टेड नहीं है, आप टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, आप रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्प्टेड नहीं है। ओके, बिलो 2.5 LP आप एग्जेम्प्टेड है टैक्स फाइलिंग से। हाँ, लेकिन उसमें भी एक और चीज है। अगर आप साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ओके। अगर आप साल भर में फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो, आप गए यूएस घूम के आए, आप रिटायर्ड हो, पेंशनर हो, लेकिन या आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी इनकम लेट्स से 5 लाख रुपए से कम है, बट आपने साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा 2 लाख रुपए से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल पे स्पेंड किया, तो आपको टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके। और भी कुछ कुछ चीजें हैं कि करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट, छोटी-छोटी चीजें, छोटी-छोटी और चीजें, 2-3 ही चीजें और, लेकिन वो उसके बारे में अभी नहीं जा रहे, अभी जनरल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर 2 लाख रुपए से ज्यादा का फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गई कि लॉ में क्या लिखा है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है। हाँ। मैं आपको इसके फायदे भी बताता हूँ। ओके। ठीक है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, या आपका सपोज 2.5 लाख रुपीस से भी कम इनकम है, ठीक है, तब भी आपको टैक्स फाइल करना जरूरी क्यों है, या क्यों करना चाहिए? एग्जैक्टली। क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बन जाती है आगे जाकर। एक ये ना आपके प्रूफ ऑफ इनकम की तरह से यूज होता है आगे जाकर। अगर कभी आपको लोन लेना है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, तो वहां पर वो लोग आपसे आपके ITRs मांगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं। सो आई परचेज्ड अ कार लाइक 3-4 years ago, तो वहां पर दे आस्क्ड मी कि पिछले 3 साल का ITR दिखाओ। ओके। क्योंकि नॉर्मली लोग जब कार लेते हैं तो वो थोड़ा सा लोन लेके ही लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो मैंने भी जब कार ली थी तो मैंने भी लोन लेके ही ली थी। करेक्ट। तो लोन वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आप लोन पे करने की कैपेसिटी रखते भी हो या नहीं, बिकॉज आपकी इनकम कैसी रही है लास्ट 3 साल में, वो कैसे पता चलेगा? तो वो इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलेगा। ओके। ऑल्सो मान लीजिए आपका TDS ज्यादा कट गया,
ठीक है। अब आपको रिफंड चाहिए। हाँ। सरकार को कैसे पता चलेगा आपको रिफंड मिले? आपके आईटीआर से। आप जब आईटीआर फाइल करोगे तो आप सरकार को बता रहे हो कि मेरी इतनी इतनी इनकम बनी, उसमें इतना इतना टैक्स बनना चाहिए था, मेरा एम्प्लॉयर ऑलरेडी टीडीएस आपको इतना ज्यादा दे चुका है, बचा हुआ पैसा वापस करो। तो ये आपको आईटीआर फाइल करने से आपका रिफंड कैलकुलेट होता है। ठीक है। एक और मजे की बात, आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, थोड़ा बहुत शेयर्स वगैरह में आपने इन्वेस्ट किया, करेक्ट, मान लीजिए भगवान ना करे आपको लॉस हो गया। अब इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि इस लॉस को आप अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ। ठीक है, इस साल अगर शेयर्स में सपोज 10,000 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है, अगले साल शेयर्स में अगर 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, आई कैन सेट ऑफ दिस 10,000 रुपीज ऑफ लॉस अगेंस्ट दैट 30,000 और मुझे 20,000 पे ही टैक्स देना है। ठीक है। सरकार को कैसे पता चलेगा तुम्हारा 10,000 का लॉस हुआ? हाँ। आईटीआर से। अच्छा, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली तो आईटीआर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट जिसमें आप सरकार को बताते हो मेरा इन इन हेड से इतनी इतनी इनकम आई है, उस पर इतना इतना टैक्स बना है, इतना मेरा लॉस है, इसका मुझे अगले साल क्रेडिट दो, सेट ऑफ करने के लिए दो। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होती है, आपका एक प्रूफ ऑफ इनकम आ जाता है, आपको लोन्स वगैरह के लिए या वीजा वगैरह के लिए भी आपकी जरूरत हो जाती है, आपको सबसे बड़ा टैक्स का रिफंड अगर मिलना होता है तो वो आईटीआर से पता चलता है। आपको अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, बिजनेस का लॉस हो या ये शेयर्स वगैरह का लॉस हो, तो इसके लिए भी आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। ओके। बिना उसके लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये जो आपने पूरा बताया, इट्स जस्ट क्रक्स की बेनिफिट्स क्या होता है टैक्स फाइलिंग के। Exactly. और ये आई थिंक हमारी ऑडियंस को इतना नहीं पता इजीली, कि मतलब मुझे भी पर्सनली नहीं पता था कि इतने बेनिफिट्स अगर मैं आईटीआर भरती हूँ, नो मैटर कितनी इनकम है, इवन बिलो 2.5 एलपीए और मोर देन दैट, एंड देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स वगैरह का जो आपने जैसे समझाया। सर, एक टर्म बहुत ज़्यादा चल रही है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, तो ये है क्या? ये अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा है। ओके। सो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इज बेसिकली जो भी आपके लॉसेस हैं, ठीक है, उनको आपने ऐसे हार्वेस्ट किया कि आपको अपने प्रॉफिट्स पर भी टैक्स नहीं देना पड़ा। ओके। मतलब बोया और वो फसल उगी और आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ा। मैं आपको इसके प्रॉफिट भी हुआ और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। हाँ, ठीक है, दिस इज मैजिक। दिस इज मैजिक। एंड अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सो क्या होता है ना, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक साल हमने आ रहा 10,000 का लॉस हुआ शेयर्स में, अगले साल 30,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपको सिर्फ 20,000 पर ही टैक्स देना पड़ा। ठीक है। अगर आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो आपको अगले साल पूरे 30,000 रुपीज पर टैक्स देना पड़ता। हाँ, है ना? तो ये एक तरह से दिस इज वन स्लाइट एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कि यू कैन सेट ऑफ योर लॉसेस फ्रॉम अदर इनकम्स। ठीक है, ठीक है। अब इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी है। क्या होता है कि शेयर्स में हम आगे चल के इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में अभी बता दे रहा हूँ कि शेयर्स में अगर आप किसी शेयर को 12 महीने के अंदर अंदर बेचते हो तो उस पर जो भी प्रॉफिट आता है, हाँ, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ, करेक्ट। और अगर 12 महीने के बाद बेचते हो तो जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, आपने 12 महीने के अंदर अंदर शेयर बेचा, लॉस हो गया, लॉस में इसको भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली। और सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। 12 महीने के बाद बेचा, लॉस हो गया, इसे भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के ऊपर मैंने एक रील बनाई थी कुछ टाइम पहले, और वहां पर कमेंट सेक्शन में भर भर के लोगों ने यही बोला था कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई होता है। ठीक है। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, दोनों ही लॉसेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या है? बताता हूँ। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ। ठीक है। बेनिफिट क्या हुआ, मेरे पास सपोज क्या हुआ, मैंने लेट्स से 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, उनको 4 लाख रुपए में बेचा, ठीक है, मेरा लॉन्ग, और ये लॉन्ग टर्म विद इन आफ्टर 12 मंथ्स बेचा, मेरा 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। करेक्ट। ठीक है। इस पे 1,25,000 रुपीज का एग्जेम्पशन है। ओके। अगर मैं 23 जुलाई 24 या उसके बाद बेचता हूं तो इस पे 1,25,000 रुपीज का एग्जेम्पशन है। ठीक है। मतलब इस पे तो मुझे टैक्स देना ही नहीं, देना नहीं। 3 में से 1 25 गया, बचा 2 75, 2,75,000 रुपीज बचा। ठीक है। अब 2,75,000 रुपीज पर मुझे 12.5% के रेट से टैक्स देना होगा। हाँ, है ना? हाँ। अगर मेरे पोर्टफोलियो में
कुछ ऐसे लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं जो कि यूजुअली हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होते हैं, नॉर्मली ही होते हैं. इट्स नॉट कि वो इन्वेस्टर खराब है या कुछ है. करेक्ट. ठीक है, आपने कोई शेयर खरीदा, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा, अभी वो सपोज लॉस में, और ऐसा हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होता है. सारे स्टॉक्स कभी ऐसा नहीं होगा सारे स्टॉक्स प्रॉफिटेबल हैं, कुछ स्टॉक्स लॉस मेकिंग होंगे. ऑफ कोर्स. हाँ. राइट. नहीं तो ये भी उसमें बहुत ज्यादा आया था ना, तो ये भी मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं. हाँ. तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं, आप ऐसे शेयर्स को बेच दो जिन पर नेट लॉस 2,75,000 रुपीज का है. बहुत सारे स्टॉक्स अलग अलग डिफरेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी बेच सकते हैं. अच्छा, इतना नेट होना चाहिए. इतना हो जाए कि नेट लॉस 275 का हो गया. ठीक है. तो 275 का प्रॉफिट हुआ. हाँ. 275 का लॉस हुआ, सेट ऑफ हो गया, जीरो प्रॉफिट, जीरो, एक पैसा भी टैक्स नहीं देना. करेक्ट. अब जो शेयर्स आपने बेचे हैं लॉस में, उन्हें आप तुरंत खरीद लो. बुक्स में रिकॉर्ड होने के लिए क्या हो गया कि ये शेयर्स मैंने लॉस में बेचे थे. ठीक है. तो मेरा लॉस बुक हो गया, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लॉस बुक हो गया, तो वहां टैक्स बच गया. वहां टैक्स बच गया. और क्योंकि वो शेयर्स आपने खरीदे थे, कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही होंगे जो आपने खरीदे होंगे, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट दें. तो आपने अगर उनको बेच के तुरंत परचेज कर लिया, वापस परचेज कर लिया, या अगले दिन परचेज कर लिया, व्हाटएवर, तो फिर आपका क्या हुआ, आपकी कंपाउंडिंग भी अफेक्ट नहीं हुई. थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे होगा तो होगा. हाँ. लेकिन वो बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं. ठीक है. कि एकदम से 20% ओवरनाइट चेंज हो गया या कुछ, वो बहुत रेयर केसेस में होता है, जैसे अभी एलसीड इन्वेस्टमेंट. वो तो फिर एनालिसिस ही पता चलेगा. राइट. तो इस तरह से क्या हुआ कि आपके जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स थे, जो आपको लग रहा था इवेंचुअली प्रॉफिटेबल होंगे, उनको यूज करके आपने अपने प्रॉफिट को कंप्लीटली सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट द लॉस. आपकी कंपाउंडिंग भी इफेक्ट नहीं हुई और आपका पूरा टैक्स बच गया. बट प्रॉफिट भी तो चला गया. कहाँ चला गया? अच्छा, वो ऑलरेडी लॉस में था फिर. तो बुक्स में ही तो था. जो शेयर्स आपने लॉस मेकिंग शेयर्स बेचे, वो तो बुक्स में ही तो आपका लॉस दिखा ना, वो आपने तुरंत खरीद लिया. हाँ. मैंने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा था, अभी वो 70 रुपए का था, मैं तो ऑलरेडी बुक में 30 रुपए के लॉस पे था. करेक्ट. उस शेयर को मैंने 70 में बेचा, अगले दिन मैंने उसको 70 पे खरीद लिया, या चलो 71 पे खरीद लिया. हाँ. तो उतना ही तो हुआ ना. उतना ही तो पड़ा. एग्जैक्टली. और टैक्स भी बच गया. टैक्स भी बच गया. 12.5% जो आप टैक्स देने वाले थे वो बच गया. ये आपने वो जादू की छड़ी चलाई है. ये है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. ओके. कि आपने टैक्स के लॉस को ऐसा हार्वेस्ट किया कि प्रॉफिट पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ा. बचा लिया. माइंड ब्लोन. थैंक यू. वाओ. मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एज अ सीए या एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट आप कैसे कैसे छोटी छोटी टेक्निक्स या ट्रिक्स से कितना पैसा बचा सकते हैं लोगों का. बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं. एंड इट्स टोटली नॉन एथिकल. ऐसा मतलब एथिकल है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं. लीगल है सारा. यूएस में थोड़ा सा इलीगल है ये. अच्छा. लेकिन इंडिया में तो लीगल है ना अभी. जब तक इंडिया में इसका जब तक है तब तक करो ना. व्हाई नॉट. एग्जैक्ट. इसी वजह से तो टैक्स लॉस कॉम्प्लिकेट होते हैं. क्यों? जब मैं बता रहा था 90s कॉम्प्लिकेटेड रहने देना चाहिए. नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे बहुत बात की बातें हैं, लेकिन 1970s और 80s में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज नया नया आया था, तो धीरू भाई अंबानी वाज एन एक्सीलेंट टैक्स प्लानर. अच्छा. एक्सीलेंट टैक्स प्लानर. उनकी स्टोरीज अगर कभी आप एक्सप्लोर करेंगे ना, कि उन्होंने कैसे कैसे लॉ में लूपहोल्स ढूंढ एक एग्जांपल. अब अभी इस समय नहीं याद आ रहा है कोई एग्जांपल. एक समय नहीं आ रहा है कोई एग्जांपल. लेकिन धीरू भाई अंबानी ने बहुत सारे लूपहोल्स ढूंढ ढूंढ के टैक्स को प्लान किया था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. ठीक है. तो एक स्टोरी ये भी है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग की थी, और उसमें उन्होंने कोई बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट डिविडेंड अनाउंस किया था. एंड गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ है तभी डिविडेंड दे रहा है, आओ देखते हैं ये टैक्स कितना दिया है इसने. तो पता लगा उन्होंने बैलेंस शीट में लॉस दिखाया हुआ था अपना, क्योंकि उन्होंने लॉ के लूप होल्स को ढूंढकर टैक्स बचा लिया था. तो इसी वजह से उन लूप होल्स को भरने के लिए टैक्स लॉज और कॉम्प्लिकेट होते रहे. सर आई फील जो हमारी मिडिल क्लास जो लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं बिकॉज उन्हें उस लेवल पे टैक्सेस के साथ डील करना नहीं आता. एंड द रिच आर गेटिंग रिचर बिकॉज वो अपना टैक्स बचा पा रहे हैं. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई डायरेक्ट टैक्स कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. वाई? क्योंकि जैसे आपने बोला मिडिल क्लास लोगों को टैक्सेस के बारे में नहीं पता. मैं बोलता हूँ मोस्टली लोगों को 80C के डिडक्शन के बारे में नहीं पता होगा. हाँ. है ना. अब न्यू स्कीम में ऐसा कुछ पंगा ही नहीं है. आप इन्वेस्ट करो या ना इन्वेस्ट करो, टैक्स रेट्स ही कम हो गए हैं. सिंप्लीफाई कर दिया. सिंप्लीफाई. व्हेन वी से ना सिंप्लीफाई कर दिया,
तो इसका मतलब यही है कि ये कॉम्प्लिकेशंस हटा दी, ठीक है, बट इसके अगेन दो पहलू भी हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि न्यू स्कीम हमेशा सबके लिए बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिडक्शंस लेकर या बहुत ज़्यादा डिडक्शंस या एग्जाम्शंस लेकर जो ओल्ड स्कीम में अवेलेबल है न्यू स्कीम में नहीं है, अगर वो उसकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी दोनों कमा रही है तो उसके लिए ओल्ड स्कीम बेटर है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ, बट नॉर्मल लोगों के लिए जो मिडिल क्लास है उनके लिए आई थिंक न्यू स्कीम इज बेटर। क्या इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे इतना सब्जेक्टिव टैक्स लॉ है? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी कंट्रीज में बहुत आई रिसेंटली विजिटेड यूएस, वहाँ पर मेरे चाचा रहते हैं और माय कजन्स आर देयर, एंड कैलिफोर्निया में हुआ था ये, एंड मैं जून में गया था। अच्छा, ठीक है, और 4 जुलाई उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, तो देयर इज अ होल फायर क्रैकर वाली थिंग वहाँ पर होता है। एंड कुछ ऐसा हुआ था कैलिफोर्निया में कि इस बार वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। अच्छा, and my cousins started cribbing like anything. What the hell does it mean that government doesn't have money to conduct this? We pay so much taxes and all that. Exactly. It's a global problem. It's not कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है। Okay. Right. तो मतलब हम अपने गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करें। Right. Okay. So यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा, बट क्या उनका टैक्स फाइलिंग का कुछ डिफरेंट सिस्टम है, या वो लोग जो अगर हमें यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं तो, या फिर जो एस्पायर कर रहे हैं आगे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनने का एंड दे विल अर्न मनी, तो उनको कैसे टैक्स फाइल करना चाहिए? ओके, देखिए अभी जो करंट सिनेरियो है ना, 1 फरवरी के बाद क्या होगा नहीं मालूम, डायरेक्ट टैक्स कोड में अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें ऐसा है कि जो आपकी इनकम होती है वो 5 हेड्स में क्लासिफाई होती है। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो आप अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है, ठीक है, रेंट आपको मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरा हेड होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। दिस कम्स अंडर दिस। हाँ, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ सामान बेच रहे हैं, या आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, कोई आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं तो जो भी आपकी इनकम आएगी दैट इज टैक्स्ड अंडर दिस हेड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब इसमें ना बहुत फायदे हैं। इसमें फायदे ऐसे हैं कि आपने बिजनेस इनकम अर्न करने के लिए जो भी खर्चा किया है आपको सबका डिडक्शन मिलता है, एवरीथिंग। मतलब इवन इफ यू आर बाइंग a pen, उसका डिडक्शन मिलेगा। You spend 10 rupees on a pen, you can show it in your P&L, 10 rupees का आपको डिडक्शन मिल गया, प्रॉफिट में खत्म, 10 रुपीज से आपका प्रॉफिट रिड्यूस्ड। ओके, ठीक है, एज लॉन्ग एज ये एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, ऑफ कोर्स, है ना। इफ द ये सोफा है, इसका भी आपको रिडक्शन मिलेगा, नॉट 100% एट वंस, इसको हम लोग लेके जाएंगे फिक्स्ड एसेट में, डेप्रिसिएशन वगैरह देंगे, बट हर चीज जो आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे आपको हर चीज का रिडक्शन मिलता है, हर एक्सपेंस का, लाइट्स का, माइक्स का, स्टैंड्स का, मग्स का, फर्नीचर का, everything around the studio can be claimed as a business expenditure because it is actually a business expenditure. बिना इसके आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हो? तो अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अपने घर पे शूट करती हूँ, अगर मैं अपने घर के लिए एसी ले रही हूँ या बेड ले रही हूँ फॉर माई रूम, तो आई कैन शो इट एज एन लाइक बिजनेस थिंग, एंड इसमें मुझे डिडक्शन मिलेगा। इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा, एंड द ब्रांड्स दैट आर पेइंग मी, उस पे मेरे को मिल रहा है। सॉरी, जो ब्रांड्स मुझे पे कर रहे हैं सपोज रील शूट करने के लिए, तो वहाँ पे मेरा टैक्स बच रहा है। हाँ, जो ब्रांड्स आपको पे, सी 4-5 तरीके की इनकम्स होती हैं एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की। ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, आप कुछ अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो, कोर्सेज सेल कर सकते हो, वेबिनार्स वगैरह कर सकते हो, और आपको कोई पॉडकास्ट के लिए बुला सकता है, हाँ। और भी कुछ हो सकता है, तो जो यूट्यूब से इनकम आती है, यूट्यूब से जो इनकम आती है, करेक्ट। तो जितने भी ये सारी की सारी इनकम्स हैं, ये आपका रेवेन्यू हो जाता है, और ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में, इसको हम लोग शॉर्ट में पीजीबीपी बोलेंगे अब से, तो पीजीबीपी हेड का रेवेन्यू हो जाता है। अब ये इनकम कमाने के लिए आपने कुछ भी लिया, आपने कैमरा लिया हो, आपने ट्राइपॉड लिया हो, आपने लाइट्स ली हो, इन सब का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन आपको हो सकता है पहले ही साल 100% मिल जाए, हो सकता है वो डेप्रिसिएशन के तौर पर मिले, वो एक अलग बात है। अच्छा, बट द थिंग इज कि जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, रेवेन्यू से वो माइनस हो जाएगा, और आपको बची हुई इनकम पर ही टैक्स देना होगा, और ये जो टैक्स होगा ये आपके स्लैब रेट्स के हिसाब से लगेगा। आई थिंक दिस इज अ साइन कि सबको इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। हाँ, बन जाओ यार, बिल्कुल बन जाओ। पैसा कमाओ, बन जाओ। क्या करेंगे सैलरी लेके? हाँ, एग्जैक्टली, क्या करेंगे? एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग इस टाइम चल रही है, बिटकॉइन जिसके पास था वो तो राजा बन चुके हैं,
कितना पैसा उन्होंने कमा लिया है। बिल्कुल। बट नाउ कम्स कि जब पैसा आता है तो वो जाता भी है। बिल्कुल। तो वो जो बिटकॉइन की जो कमाई थी, जिन लोगों ने भी इससे कमाया है, मैं आई रिग्रेट कि मैंने नहीं लिया, बट जिन्होंने भी कमाया तो उनका टैक्सेशन कैसे होगा? ये मजे की बात ये है कि बिटकॉइन आई थिंक जो पहली बार एकदम सबके दिमाग में आया था ना कि क्रिप्टो करेंसीज भी कोई एक चीज़ है या मेटावर्सेस भी कोई चीज़ है, आई थिंक वो 2021 में आया था। इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अराउंड कोविड के अराउंड पॉपुलर हुआ, वही कोविड के अराउंड पॉपुलर हुआ था। एंड 2022 से उस पर टैक्स लगना शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे याद है ना? तो उस पर लगता है फ्लैट 30% का टैक्स। दैट्स वॉपिंग। या तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा होता है कि नॉर्मली आपके स्लैब रेट से टैक्स लगता है, बट देयर आर सम स्पेसिफिक इनकम्स जिन पर एक अलग ही रेट से टैक्स लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर स्लैब यू आर फॉलोइंग इनटू, वट एवर स्लैब रेट यू आर गेटिंग अप्लाइड ऑन टू, राइट? जैसे अभी मैंने शेयर्स के बारे में बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 12.5% का टैक्स है उस पर। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज का टेक्निकल टर्म इन्होंने दिया हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो यू हैव टू पे अ फ्लैट 30% टैक्स। ओके। तो इसमें क्या हुआ, जैसे आपने सपोज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए बिटकॉइन में और आपने उसको 400 रुपीज़ में बेचा, 300 रुपीज़ का जो भी आपका प्रॉफिट हुआ उस पर 30% का टैक्स। तो ये लगेगा ही लगेगा। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, इसके अगेंस्ट में कोई रिडक्शन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं है। दैट सक्स। राइट। बट सर एक चीज़ कि बहुत फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स से कि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट सेफ, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट बेस्ड ऑन समथिंग। जैसे व्हेन वी आर सेइंग कि कंपनी का शेयर बहुत अच्छा जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। अच्छा, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। देयर इज अ लॉजिक, हाँ, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं देयर इज एन अंडरलाइंग एसेट बिहाइंड इट। ओके। तो जैसे शेयर है, उसके पीछे का अंडरलाइंग एसेट क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स। क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस बढ़ता है या घटता है, वो ना सिर्फ शॉर्टेज की वजह से बढ़ता घटता है। सी क्रिप्टो करेंसीज कैसे आती हैं? ये माइनिंग से आती हैं। So you have to solve a lot of complex mathematical problems and then you have to mine bitcoins. ठीक है? And there are a limited number of bitcoins. कुछ पता नहीं कितने मिलियन है, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ मिलियन बिटकॉइंस हैं जो अभी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर दैट द बिटकॉइंस आर ओवर। ठीक है, तो इट्स लाइक गोल्ड। जैसे गोल्ड है इंडिया में नेचुरल रिसोर्स है, यू कैन नॉट प्रोड्यूस गोल्ड। और बिटकॉइन के भी जो भी बिटकॉइन जिन्होंने भी बनाया था, उन्होंने नंबर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि भाई इससे ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं बन सकते। ठीक है, राइट? तो जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, जो स्केर्स रिसोर्सेज वाला फैक्टर होता है, एकदम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स वाला, तो वो है बिटकॉइन में, वो है क्रिप्टो करेंसीज में जो अप्लाई करता है। ठीक है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मेरे पास है 10 बिटकॉइंस, आपको बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है, आपने कहा कि 10 बिटकॉइंस मुझे बेच दो, तो मैंने कोई भी प्राइस बता दिया। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि क्योंकि उसके पास एक अंडरलाइंग एसेट नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज का कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की है। रेगुलेशन नहीं है, आई थिंक। रेगुलेशन तो नहीं ही है, रेगुलेशन तो नहीं है, इट्स नॉट बैक्ड बाय एनीवन। ठीक है, इट्स कंप्लीटली नॉन अनरेगुलेटेड, नॉन बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट। ठीक है, और अंडरलाइंग एसेट ना होना आई थिंक इज अ बिगर कंसर्न। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि यार गोल्ड भी तो इसी वजह से बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि गोल्ड की भी शॉर्टेज है। एग्जैक्टली। बट गोल्ड ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से प्रूव कर रखा है कि वो इररिप्लेसेबल है। तो गोल्ड इज स्टिल ट्रस्टवर्दी, मोर ट्रस्टवर्दी दैन बिटकॉइंस एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। बाकी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज आती रहती हैं। आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। अच्छा। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट उतना ही अमाउंट करता हूं जितना अगर डूब जाए तो मुझे फर्क ना पड़े। एक तो क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन सी ऐप एकदम स्टेबल है? जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह, तो ये सारी रिलायबल ऐप्स हैं, राइट? अभी क्रिप्टो करेंसीज के लिए अभी उतना भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि कौन सी ऐप, एटलीस्ट मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है। रेगुलेशंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो हाँ, आपने ये गोल्ड जैसे बोला, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि गोल्ड कहते हैं बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट अभी देर आर चांसेस कि वॉर हो सकती है। पीपल आर सेइंग कि ग्लोबली बहुत क्राइसिस क्रिएट होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड स्टिल सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा या नहीं? देखिए, वॉर जब होती है तो गोल्ड पे थोड़ा सा असर आ सकता है। जब वॉर वाला सिनेरियो है तो थोड़ा सा गोल्ड पे असर आ सकता है। हैविंग सेड दैट, गोल्ड इज नॉट सपोज टू बी एन ओनली इन्वेस्टमेंट जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अच्छा। गोल्ड को सिर्फ आपको एक हेज की तरह से यूज करना चाहिए।
ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि गोल्ड में जो भी आपने पैसा लगाया, इट्स नॉट दैट कि हाँ ठीक है नाउ माई पोर्टफोलियो इज वेरी मच कंप्लीट, क्योंकि मैंने सारा पैसा अपना गोल्ड में लगा रखा है एंड गोल्ड इज सेफ एंड गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न देता है और बढ़ता है एंड ऑल दैट। तो गोल्ड को आप एक हेज की तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, स्टॉक्स में, डेट में, गोल्ड में वगैरह। तो सर जैसे गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है एकदम से, इट हैज़ सीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ एकदम से, तो ये 2025 में गोल्ड का रेट ऐसे ही बढ़ता रहेगा या फिर मे बी इट विल फॉल डाउन? अगेन ये डिपेंड करेगा इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, ठीक है। अगर वॉर वगैरह कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाती है तो इट मे फॉल, अगर नहीं होती है तो इट मे कंटिन्यू राइजिंग, बट ये काफ़ी ज़्यादा वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ओके, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट अभी? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग विद श्योरिटी। हाँ, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। गोल्ड के बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में लगा रहना चाहिए बिकॉज इट एक्ट्स एज एन हेज, लेकिन हाँ एग्जैक्टली हाँ वो होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली उसको प्रिडिक्ट कर पाना कि वो 2025 में भी बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा, वो मुश्किल है। एंड जैसे कि वॉर का टाइम, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कब वॉर हो सकती है, तो वी हैव टू बी फाइनेंशियली सिक्योर अगर हमें ऐसे टाइम पे सर्वाइव करना है। तो वॉर के टाइम पे सर्वाइव करना, बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसोर्सेज स्कार्सिटी, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सिक्योर करें या कैसे हम अपने आप को फाइनेंशियली बैक करें कि वी कैन सर्वाइव दिस टाइम? राइट। एक ना कॉन्सेप्ट होता है इमरजेंसी फंड का। ओके, ठीक है, तो इमरजेंसी फंड में क्या होता है कि यू हैव टू हैव लाइक 3 to 6 months ऑफ योर नीड्स, 3 to 6 months of your needs का पैसा in a that's it ideally। ओके, मैं थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ, मेरे पास 1 साल का है। अच्छा, हाँ, मतलब आई वुड आल्सो डू कि 1 साल का तो होना चाहिए। राइट। तो अब वॉर वाली सिचुएशन में मैं यही बोलने वाला था कि वॉर वाली सिचुएशन में आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने का तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इमरजेंसी फंड में क्या है कि आपके महीने की जो भी नीड्स है, आप उस पैसे को एक अलग जगह पार्क करके रखिए, एटलीस्ट 6 महीने के लिए या 12 महीने का पैसा। कि कभी आपकी जॉब चली गई या कुछ हो गया, क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन अगेन बहुत ही अनसर्टन है। करेक्ट। जैसे हम लोग शूट के पहले बात कर रहे थे कि मैं पिछले साल तक अनअकैडमी में था, ठीक है, तो सडनली दे चेंज समथिंग जिसकी वजह से हमें अनअकैडमी छोड़नी पड़ गई थी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये अनसर्टेनिटीज कभी भी आ सकती हैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो यू ऑलवेज मस्ट हैव एन इमरजेंसी फंड। आइडियल सिचुएशन में आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं तो तब भी कंजर्वेटिवली बोलता था कि भाई 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। और अभी अगर ऐसा लग रहा है कि वॉर कभी भी हो सकती है तो यू मस्ट हैव 12 months ऑफ इमरजेंसी फंड। ओके, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कोशिश करनी पड़ेगी हम लोगों को कि हमारे पास कोई लोन्स वगैरह ना हो। ओके, मतलब हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोन्स को रीपे कर पाएँ, डेट फ्री रहें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, हम लोग जो भी लोन्स ले रहे हैं उसकी हमें EMIs पे करनी है। EMIs हम लोग पे कर रहे हैं क्योंकि हमारी रेगुलर इनकम आई हुई है। अब वॉर जैसे अनसर्टन टाइम में क्या पता हमारी जॉब रहे ना रहे, कुछ भी हो सकता है, और EMI रहेगी, और EMI रहेगी, EMI तो रहेगी, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी अगर ऐसा लगता है ना कि वॉर होने वाली है, तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग जल्दी से जल्दी डेट फ्री कर पाएं, या कम से कम डेट में हम लोग गुजारा कर पाएं। हाँ, ठीक है। तीसरी चीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं वॉर के टाइम पे। अच्छा, होंगी ही, हाँ, वॉर का टाइम रहेगा, यू नेवर नो, अनसर्टनिटीज़ रहेंगी, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्योंकि महंगी हो जाती हैं, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस, अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस। ओके, बट इस टाइम अगर सपोज वी से कि 2025 में देयर इज अ वॉर इन मिड 2025, तो अभी हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेने का तो फायदा भी नहीं रहा। नहीं, इतनी जल्दी कैसे क्लेम होगा? क्यों? सम हैव पॉलिसी की क्लेम नहीं होता। तो अभी तो हम ये भी प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं ना कि वॉर होगी 25 में, ये भी श्योरिटी नहीं है कि करेक्ट 25 में वॉर हो ही जाएगी। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अपना खुद का मेडिकल इंश्योरेंस, ओके, एंड नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस, बिकॉज वंस यू लीव द जॉब और वंस यू आर फायर्ड, देन दैट मेडिकल इंश्योरेंस आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड, राइट। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्योंकि महंगी होंगी, तो इसलिए इंश्योरेंस आपको लेके रखना चाहिए। ठीक है, तो सर ऐसी सिचुएशन में कहाँ इन्वेस्ट करें कि लिक्विडिटी भी बनी रहे? राइट, तो इसके 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो है अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट विद अ स्वीप इन फैसिलिटी। तो एक होती है ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप अपने बैंक को बोल देते हो
कि मेरे सेविंग्स अकाउंट में मुझे 50,000 रुपीज का बैलेंस चाहिए, ठीक है, एनी अमाउंट ओवर 50,000 रुपीज विल ऑटोमेटिकली बी इन्वेस्टेड इनटू एन एफडी, ओके राइट। ओके, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो यू कैन टेक इट आउट ऑल्सो, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। बट इसका बेनिफिट क्या है कि 50,000 रुपीज के ऊपर आपका जो भी पैसा है वो आपके एफडी में है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट एफडी के रेट से मिल रहा है, राइट। दैट्स गुड। हाँ, तो एक तो ये हो गया सेविंग्स बैंक अकाउंट विद स्वीप इन फैसिलिटी। तो आपको अपने बैंक से जाकर बात करनी पड़ेगी कि मुझे स्वीप इन फैसिलिटी मुझे एक्टिवेट इसके बारे में आइडिया नहीं था। ओके, तो स्वीप इन फैसिलिटी हम लोगों को एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। देन वी हैव लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आल्सो। तो अगर आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाओगे, लाइक आई यूज ग्रो, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग, बट हाँ मैं ग्रो यूज कर रहा हूँ। तो ग्रो पे अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे जाते हैं तो वहाँ पर कैटेगरीज हैं, फिल्टर्स हैं, तो वहाँ पर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वाली चीज़ होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा डालते हैं। अच्छा, तो ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का पैसा हम लोग निकाल सकते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्जिट लोड या एक्सपेंस रेशियो इस टाइप की भी चीज़ नहीं होती है। ओके, एक ये वाली चीज़ होती है। तीसरी चीज़ हो गई शॉर्ट टर्म एफडीज। तो शॉर्ट टर्म एफडीज का मतलब क्या होगी, नॉर्मली हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमारा होराइजन थोड़ा सा लंबा रहता है कि चलो 5 साल के लिए कर दो या 1.5 साल के लिए कर दो या कुछ भी। तो उसमें भी 6-6 महीने की भी एफडीज आती हैं। अच्छा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम शॉर्ट टर्म की एफडीज ले लें, और दूसरी चीज़ सारा का सारा एक ही एफडी में ना डालें, डिफरेंट एफडीज करें। तो जैसे अगर 25,000 रुपीज़ की हमने मल्टीपल एफडीज कर ली, अब कल को इमरजेंसी आती है तो आपको सपोज 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, आपका टोटल सपोज 5 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्टेड है, तो आपको पूरी वो वाली एक एफडी नहीं तोड़नी पड़ेगी, आप अपनी 25-25 हज़ार की 2 एफडी निकालोगे, उतना हो जाएगा, तो आपको उतना पेनल्टी से आप बच जाओगे। ठीक है। तो ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर क्विक लिक्विडिटी। ओके, दैट्स अ वेरी गुड आंसर सर। थैंक यू। ओके, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा सर, कि शादी का ना सगन आता है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। बिल्कुल। अब शादियों का सीजन तो इट नेवर एंड्स इन इंडिया, तो उस सगन पे कैसा टैक्स होता है या कैसे बच सकते हैं उससे? एक पैसा भी टैक्स नहीं लगता उस पर, एक पैसा भी टैक्स नहीं बिल्कुल लगता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं टैक्स लगता। इट्स अ कल्चरल एग्जेम्पशन जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है अभी तक। शादी के शगुन पे आपको कुछ भी मिल जाए, आपको उस पर एक पैसा भी टैक्स नहीं देना है। इसीलिए लोग इतनी शादियां करते हैं। अब वो तो पता नहीं क्यों करते हैं, बट अच्छी बातें करनी चाहिए। तो शादी में क्या है कि जो भी आपको शगुन में मिलता है, इट कुड बी एनी प्रॉपर्टी। जैसे अंबानीज़ की शादी हुई थी, तो अंबानीज़ की शादी में बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स ने, एक्टर्स ने उनको रोलेक्स गिफ्ट की है, उन्हें प्रॉपर्टीज गिफ्ट की हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कार्स गिफ्ट की हैं। अच्छा, कार्स की गिफ्ट पे तो एनीवे टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो ज्वेलरी है या जो प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर आपको गिफ्ट में मिलती हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, अगर मान लीजिए कोई मुझे नॉर्मली गिफ्ट में देता, नॉर्मली अगर कोई गिफ्ट में नॉर्मली सपोज समबडी इज गिफ्टिंग मी अ प्रॉपर्टी, तो आई हैव टू पे टैक्स ऑन इट अनलेस इट इज कमिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और समथिंग। तो अगर मुझे किसी फ्रेंड ने दे दी, मुझे एक लेट्स से 50 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी, कितना अच्छा फ्रेंड है, कितना अच्छा फ्रेंड है वो। हम ऐसे क्वेश्चंस में कराते हैं टैक्स में। अच्छा, तो फिर हम लोग वो क्वेश्चंस में पढ़ते हैं और फिर हम लोग एक सेकंड के लिए यही सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, स्टूडेंट्स भी सोचते हैं, काश ऐसे दोस्त हमें भी मिल जाए। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं यार, जो प्रॉपर्टीज गिफ्ट दिए जा रहे हैं। हम दे देंगे टैक्स, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे दोस्त तो मिले। एनीवे, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह मिलती हैं तो उस पर टैक्स देना होता है, अगर 50,000 रुपीज से ऊपर की प्रॉपर्टी है या कुछ भी है। बट शादियों में आपको कुछ भी मिल जाए, आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना। एंड मेनी पीपल यूज इट टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी एज वेल। कि अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे को पैसा देना है शादी पे, तो वो क्या करेगा, सपोज 3 लाख रुपए देने हैं, हाँ, ठीक है। वैसे तो पेरेंट्स अगर 3 लाख रुपए देते हैं तो वैसे भी टैक्स फ्री होता है, क्योंकि पेरेंट्स से मिलने वाला कोई भी अमाउंट कुछ भी पेरेंट्स वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा। हाँ, तो पेरेंट्स से मिलने वाला हर पैसा टैक्स फ्री है। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर ब्लैक का वाइट में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली ऐसे रिलेटिव्स का दिखा दो या फ्रेंड्स का दिखा दो कि इसने शादी पे 11,000 दिया, इसने 11,000 दिया, इसने 11,000 दिया, इसने 51,000 दिया, एंड वो इन कैश दिखा दो आपके, इसने इतने इतने रुपए के लिफाफे दिए, और वो आपको टैक्स ही नहीं देना उस पर कुछ। दैट्स स्मार्ट, राइट। एक बिगिनर के लिए टैक्स सेव करने के लिए ना 3 ऑप्शंस जो मेरे को समझ आते हैं कि ELSS, PPF और FD। तो इन तीनों में से एक बिगनर कहाँ इन्वेस्ट करे कि उसका टैक्स बच जाए? ठीक है, वेरी नाइस।
मैं पहले आपको तीनों के फीचर्स बता देता हूँ, हाँ ऑफ कोर्स, तभी वो तीन जो भी है बिगिनर वो डिसाइड कर पाएगा अपने हिसाब से। ठीक है। सी क्या होता है ना कि ऐसे हम डायरेक्टली, ये मैं कई बार देखता भी हूँ कि डायरेक्टली बता दिया जाता है कि तुम इसमें करो, वो ठीक नहीं है। वो मतलब आप जब तक दूसरे के बारे में नहीं जानते तब तक कैसे हो सकता है। एंड कई सारे लोग ना इस चीज़ को देख के थोड़ा सा बाद में गुस्सा होते हैं कि ये हमने इस इन्फ्लुएंसर को देख के किया था और पैसा डूब गया, और हमारा ऐसा हो गया, और अभी तो ये है क्योंकि वो पूरी चीज बताई नहीं है, और ये वो ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। करना लॉजिक से ही चाहिए। 1-1.5 मिनट की रील में कोई कितना बता सकता है? तभी वो सीएस है ना जो आपके हिसाब से आपको एडवाइस कर पाते हैं कि आप क्या है। तो मैं पहले पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि ये तीनों चीजों में क्या क्या है। सी, सबसे पहले विल टॉक अबाउट ELSS। ELSS का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ठीक है। ELSS, PPF और FD, इन तीनों में ही अगर आप पैसा डालते हो तो आपको इसका सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। जितना पैसा आपने डाला 80C में आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, तीनों में। अब ELSS में क्या होता है? ELSS आर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो वो म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं वो हो गए हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब कुछ ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें अगर आप पैसा डालेंगे तो आपको 80C में रिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है। ऑल द म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। सपोज मैंने अगर UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा डाला, दैट्स अ म्यूचुअल फंड व्हिच इन्वेस्ट्स इन निफ्टी 50, ठीक है, बट दैट इज नॉट इन ELSS, ठीक है। लेकिन एक UTI का ELSS निफ्टी 50 भी है, अगर उसमें डाला तो उसका मुझे डिडक्शन मिल गया, ठीक है। कैच क्या है कि जो पैसा आपने ELSS में डाला उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, ठीक है। आप 3 साल तक वो पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपने वो 3 साल के अंदर अंदर निकाला तो जो आपने डिडक्शन क्लेम किया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, मेरा भी डला हुआ है। हाँ, ठीक है। तो वो अब आप 3 साल तक नहीं निकाल सकते। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ELSS क्योंकि इक्विटी में पड़ा हुआ होता है तो इसलिए इसका रिटर्न PPF और FD के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ओके, लेकिन अगेन श्योरिटी नहीं है। अच्छा, श्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, ऑफ कोर्स, है ना। तो अगर इक्विटी में पैसा डाला हुआ है तो वो तो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है ना। हाँ। अभी 2000 श्योरिटी तो किसी में भी नहीं है फिर। नहीं, श्योरिटी FD और उसमें है ना, PPF में। हाँ। FD में तो देयर इज अ श्योरिटी कि अगर आपने FD में पैसा डाला 7.5% का रिटर्न उसमें मिल रहा है। सिमिलरली PPF में सॉरी, तो PPF का हर साल रेट आता है कि इस साल अगर डाला तो इतने % से रिटर्न मिलेगा, तो वो भी श्योर है। तो फिक्स्ड रेट PPF और FD में, ELSS में कोई फिक्स्ड रेट नहीं। तो मतलब डिफरेंस तो सेफ्टी का हो गया इनमें अभी। एक डिफरेंस सेफ्टी का हो गया, दूसरा डिफरेंस रिटर्न्स का हो गया। हाँ, रिटर्न बेटर है रिटर्न बेटर है ELSS में एज कंपेयर टू FD एंड PPF, ठीक है। राइट। तीसरा डिफरेंस हो गया लॉक इन पीरियड का। तो ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। हाँ। PPF में वैसे तो PPF 15 साल में मैच्योर होता है, बट 5 साल बाद आप पार्शियली विथड्रॉ कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगर मैंने इस साल PPF अकाउंट अपना ओपन किया और इस साल मैंने जो भी पैसा डाला, इस साल वाले इन्वेस्टेड अमाउंट को मैं 5 साल के बाद पार्शियली विथड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। और इसका पूरा 15 साल का होराइजन है। एंड FD में 5 साल का लॉक इन है। तो ये टैक्स सेवर FDs होती हैं जिनमें आप पैसा डालते हो, उसका आपको 80C में रिडक्शन मिलता है, बट देन 5 साल के अंदर अंदर आप इस पैसे को विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वैसे हुआ क्या आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं सेग्रीगेट करता हूँ, ठीक है। मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ और मैं सबके पीछे का ना लॉजिक बताता हूँ आपको। PPF में मैं एनीवे 1.5 लाख रुपीस से ज्यादा डाल ही नहीं सकता, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, क्योंकि PPF का रूल ये कहता है कि साल भर में 1.5 लाख के ऊपर अगर आप डालोगे तो जो आपने सपोज 2 लाख डाल दिया तो उस एक्स्ट्रा 50 पे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। पहले क्या होता है, 1.5 पे ही मिलेगा। 1.5 पे ही मिलेगा, ओके, ठीक है। और 80C की जो ओवरऑल लिमिट है ना डिडक्शन की, वो भी 1.5 लाख ही है। तो अभी क्या हुआ, ELSS में अगर मैंने पैसा डाला, ELSS में मैं 2 लाख रुपए डाल सकता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट चलो टैक्स का रिडक्शन नहीं मिला लेकिन मुझे रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है। हाँ, हाँ। है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा, मैं PPF में भी डालता हूँ। मैं यूजुअली FDs को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं टैक्स सेवर FDs नहीं प्रेफर करता हूँ। अच्छा, मैं टैक्स सेवर FDs बिल्कुल नहीं प्रेफर करता हूँ। 5 साल के लिए लॉक इन भी हो जाता है, रिटर्न कुछ मिलता नहीं है, मतलब रिटर्न बहुत ही लो है, मतलब इट्स यूजलेस। हाँ, मतलब FDs मैं करता हूँ, मैं FDs करता हूँ, लेकिन FD में मैं नॉन टैक्स सेवर FD करता हूँ कि भाई टैक्स बचाने के लिए फिर मैं PPF या फिर ELSS चूज करूंगा। अच्छा, ठीक है। और इन दोनों में से क्या चूज करो? इन दोनों में से मैं ELSS चूज करूंगा। ओके, हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बेनिफिट है।
तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, आई डू इन्वेस्ट इन पीपीएफ ऑल्सो, क्योंकि मेरी बीवी पीछे पड़ी रहती है कि नहीं पीपीएफ में तो डालना ही है, डालना ही है, डालना ही है। ओके। और मैं कहता हूँ यार पीपीएफ में कम रिटर्न है तो कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ उस मामले में, रिटर्न्स के मामले में, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी हूँ कि मैं अगर म्यूचुअल फंड्स में भी डालूंगा या इक्विटीज़ में डालूंगा तो इक्विटीज़ में डालने के मामले में मैं बहुत कंजर्वेटिवली म्यूचुअल फंड्स चूज करूंगा, कि मैं बहुत हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाल सकता कि एकदम ही सारा स्मॉल कैप में डाल दिया, या ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं स्मॉल कैप में भी डालूंगा तो निफ्टी वाले स्मॉल कैप में डालूंगा कि भाई ये निफ्टी वाला है, ठीक है, ऐसा उतना ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, तो आई इन्वेस्ट इन पीपीएफ ऑल्सो, आई इन्वेस्ट इन ईएलएसएस ऑल्सो, तो दोनों का मिक्स करके मैं करता हूँ। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर जो रिस्क लेने के लिए रेडी है, हाँ, तो उसके लिए टॉप होना चाहिए ईएलएसएस, सेकंड पीपीएफ और थर्ड एफडी। हाँ, बट जिसको रिस्क नहीं लेना और कंजर्वेटिव है उसको पहले पीपीएफ रखना चाहिए प्रायोरिटी और फिर ईएलएसएस एंड देन एफडी। हाँ, नहीं, उसको पहले एफडी रखनी चाहिए, क्योंकि हाँ क्या होता है इसमें एक लिक्विडिटी वाला भी फैक्टर है। ओके। एक लिक्विड है तो पीपीएफ में तो आपका पैसा एनी में 15 साल के लिए लॉक हो गया, ऑल्दो 5 साल के लिए हुआ, लेकिन 5 साल बाद भी आप उसको पार्शियली ही विथड्रॉ कर सकते हो। तो पीपीएफ में आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो गया, ईएलएसएस में आपका पैसा 3 ही साल के लिए लॉक हुआ, और एफडी में आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हुआ। लेकिन ईएलएसएस में पंगा क्या है कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपका रिटर्न भी अच्छा जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब अगर किसी को बनाना है तो मैं ये बोलूंगा तीनों में थोड़ा सा एक रेशियो निकालो अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, और अपनी लिक्विडिटी की नीड्स के हिसाब से। मतलब इट्स अ प्रॉपर थिंग जो आपको असेस करना पड़ेगा कि क्या मुझे जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती। अगर आपको लगता है नहीं पड़ सकती तो बहुत बढ़िया, फिर आप ईएलएसएस में डालो, 3 साल बाद की भी कोई टेंशन नहीं है, चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म में देखिए, लॉन्ग टर्म में तो हमेशा ईएलएसएस ही बेटर होने वाला है। ठीक है। अगर मैं 10 साल के लिए डाल देता हूँ ईएलएसएस में, ठीक है, तब तो डेफिनेटली परसेंट बहुत अच्छा आने वाला है। ईएलएसएस इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन एफडीज, बेटर देन पीएफएफ एनी टाइम। 3 इयर्स के लॉक इन में कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है फिर? अब इसमें भी ना अलग अलग ईएलएसएस फंड्स होते हैं। हाँ। अगर हम निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो जो हिस्टोरिकली देखा गया है 10 to 12% का या 12-12.5% का मिलता है। ओके। बट कई सारे ऐसे भी ईएलएसएस होते हैं, जैसे पराग पारिख का ईएलएसएस फंड है, मिराय एसेट का ईएलएसएस फंड है, तो वहां पर थोड़े बेटर रिटर्न्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। ओके। जैसे 20%, 25% ऐसे भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। ओके, ठीक है सर। जैसे जैसे हम इस एपिसोड के एंड में आते जा रहे हैं, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द न्यू ईयर 2025 एंड आप एज एक्सपर्ट, आई नो फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं, बट यू कैन सजेस्ट कि बेस्ट टॉप 3 स्टॉक्स क्या होंगे 2025 में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड वी शुड ट्राई कि हम उसमें इन्वेस्ट करें और देखें कि हमारा प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं। राइट। तो एज यू सेड के कोई हार्ड एंड फास्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हाँ। बट जिन स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ वो स्टॉक्स कुछ ऐसे सेक्टर्स के हैं जिन सेक्टर्स पे मैं बुलिश हूँ। ठीक है। सी आई ऑलवेज से, जब भी स्टॉक मार्केट्स भी मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी चीज़ होती है, तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स, गोइंग टू द डायरेक्ट स्टॉक्स के ये वाला स्टॉक चलेगा, सी के कौन सा सेक्टर चलने वाला है, ठीक है, और फिर उस सेक्टर में अच्छी कंपनीज हम चूज कर सकते हैं। राइट। तो द फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लगता है दैट इज फ्रॉम ईवी सेक्टर। ठीक है, करेक्ट। ईवी सेक्टर इज अच्छा चल रहा है अभी, इट्स जस्ट गोइंग अप और वो जाने वाला है, जाने वाला है। और मुझे ना बार बार एक ये थोड़ा सा फनी एनेक्डोट है। मैं ना 2006 में क्लास 10th में था, ठीक है, और ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। मेरी ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत ख़राब है और कभी मुझे इंटरेस्ट आया ही नहीं, है ना। लेकिन टीचर ने ना पढ़ाते पढ़ाते एक बात बोली थी कि द पेट्रोलियम रिसोर्सेज विल गेट एक्सटिंक्ट और एक्सपायर्ड और व्हाटएवर बाय 2020। ओके। तो उन्होंने उसको ऐसे बोला था, सो योर किड्स वोंट बी एबल टू एंजॉय द पेट्रोल कार। You guys will be able to enjoy the petrol car, but your kids won't be able to enjoy the petrol or a diesel car. Okay. तो मुझे ना वहाँ से एकदम ये जब भी, और ये ईवी वाले जो सेक्टर थोड़ा थोड़ा राइज में आए, ये भी ऐसे पिछले 3-4 सालों से आए, तो तब से ना मुझे याद रहा यार, वो ज्योग्राफी वाली मैम ने तो बोला था कि हाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और इसीलिए पेट्रोल के प्राइसेस भी इतने हाई हो रहे हैं, क्योंकि वो पर बैरल का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। राइट। तो क्योंकि पेट्रोल बैरल्स में आते हैं, तो बैरल का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो यहाँ तक आते आते डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ईवी इज वन सेक्टर विच आई एम वेरी बुलिश ऑन फॉर 2025 एज वेल एज फॉर मोर, फ्यूचर। हाँ, एज वेल एज फॉर फ्यूचर। तो उसमें एक स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज। ओके। हाँ। या तो KPIT टेक्नोलॉजीज सुनने में ऐसा लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, लाइक TCS और विप्रो और एन इन्फोसिस, बट इट बेसिकली प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजी फॉर ईवी सेक्टर। ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी चलती है,
वो टेक्नोलॉजी बनाती हैं ये KPIT टेक्नोलॉजीज। ठीक है। और अभी रिसेंटली इनका जो रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 34% का ग्रोथ है रेवेन्यू का। या 60% का है कुछ, तो एग्जैक्टली मुझे परसेंटेज याद नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड रिसेंटली। मतलब दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड नो कि हाँ एक ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है एंड वी शुड इन्वेस्ट इन अ कंपनी लाइक दिस, बिकॉज वी नो लॉजिकली देखा जाए तो ईवी इज ग्रोइंग एंड लोग वही सोच के इन्वेस्ट करते हैं कौन सी सेक्टर ग्रो करेगा उसमें, बट वी डोंट नो अबाउट द कंपनी दैट मेक्स द टेक्नोलॉजी फॉर ईवी, एंड दैट इज अ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। हैविंग सेड दैट मैं फिर बोलूंगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेशली इन अ सेक्टर लाइक ईवी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ईवी सेक्टर में जा रही हैं, तो वी डोंट नो फॉर श्योर कि ईवी में आगे चलकर कौन सी कंपनी रूल करेगी। हाँ, अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट रिसेंटली क्योंकि KPIT टेक्नोलॉजीज हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, तो इसलिए मैं KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। ईवी सेक्टर के लिए मैं जो पर्सनली करता हूँ, आई इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। तो अभी रिसेंटली निफ्टी ने एक ईवी वाला इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा। यस, तो ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोबाइल इंडेक्स करके निफ्टी ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके। और उसका म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनी से प्रोवाइड नहीं किया। तो दिस ग्रो का एक है, ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोबाइल, वो है म्यूचुअल फंड है। तो आई डू एन SIP इन दैट। यार ईवी सेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मैं इसमें कर देता हूँ। हाँ, दैट्स स्मार्ट। हाँ ठीक है, तो एक ग्रो का है और आई थिंक एक निपॉन का है या कुछ किसी और का है, बट एनीवे क्योंकि ये निफ्टी पे ही बेस्ड है तो इट डजंट मैटर, आप किसी में भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सपेंस रेशियो एंड ऑल दैट। ठीक है। एक तो ईवी सेक्टर में ये हो गया KPIT टेक्नोलॉजीज। दूसरा जो स्टॉक है वो मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। तो मोतीलाल ओसवाल एक तो फाइनेंस वाले सेक्टर में है, मोर एंड मोर पीपल आर getting into stock markets and more people are learning about stock markets and all that. And Motilal Oswal ऐसे ना सुन के लगता है कि it's only a mutual fund company और it's हाँ मतलब it's a very good mutual fund वाला thing जो that I have invested in. Right. But I recently did a detailed fundamental analysis of Motilal Oswal and I found out, मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च किया था, and I found out उसमें ना 9 बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिनको मोतीलाल ओसवाल केटर करता है। Okay. Which we are not very aware about. Okay. तो जो mergers and acquisitions होते हैं उनमें वैल्यूएशन पता होने, जैसे वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ, तो अब वो जब मर्जर्स होते हैं दो कंपनीज के बीच में, अगर मर्जर हुआ तो ऑब्वियसली दोनों के शेयर्स तो चले गए और एक नई कंपनी का शेयर आया। हाँ. तो किस वैल्यू पर वो पुराने शेयर्स जाएंगे, किस वैल्यू पर नया शेयर आएगा। कोई कंपनी अगर किसी को अक्वायर कर रही है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अक्वायरिंग, जो कंपनी अक्वायर हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली। तो ये सारी चीजें ना इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। कोई IPO आया, अब जैसे अभी रिसेंटली स्विगी का IPO आया, या अभी भी बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, बहुत रिसेंटली बहुत अच्छे IPOs आ रहे हैं। राइट। अब कैसे पता चलेगा कि वो IPO किस प्राइस पर अपना शेयर मार्केट में लिस्ट करवाए? तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। ओके। तो मोतीलाल ओसवाल का एक जो एवेन्यू है वो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला भी हो गया। और भी मोतीलाल ओसवाल बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व है रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी जो आती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैं फाइनेंस सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल पर काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर डेफिनेटली ग्रो कर ही रहा है, आगे भी करता रहेगा और ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। तो फाइनेंस सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल इज़ वन कंपनी। Okay. और तीसरा तो जैसा वो स्कैम 92 में हमने देखा है, उठा लो टाटा का कोई भी शेयर, आज नहीं तो कल फायदा उठेगा ही उठेगा, और आज नहीं Just तो कल hold it. हाँ, तो अब उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो देयर टाटा मोटर्स, टाटा एलिक्सी, ये तो EV सेक्टर से रिलेटेड हो गए, देन देयर टाटा पावर एंड ऑल दैट। बट द थिंग इज कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं है। हाँ, मतलब क्या होता है ना, कई बार वैसे तो मैं एडवाइस देना पसंद नहीं करता हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस देना पसंद नहीं करता हूँ, बट मैंने ना रिसेंटली देखा भी है, जैसे अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर है या कोई भी यूट्यूबर है, वो जैसे लेट्स टेक द नेम ऑफ CA रचना रानडे। हाँ, ठीक है, अब रचना मैम ने कोई स्टॉक का रेकमेंड किया फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग, करेक्ट, ठीक है। अब उन्होंने आज रेकमेंड किया, लॉन्ग टर्म के लिए किया, 2 महीने में कुछ तो ऐसा हो गया, वो स्टॉक नीचे आने लग गया। हाँ. तो मैं देखता हूँ कमेंट्स में लोग बहुत गाली देने लगते हैं कि आपने तो ये रेकमेंड किया था, ये तो ऐसा हो गया। अरे यार, लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड किया था ना, ऐसे तो हाँ, वो होल्ड तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे यही प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस जनरेशन में। एग्जैक्टली, कि बस
तुरंत चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, मिलियनर बनना है उन्हें, रात और रातों रात वो भी मजेदार है। हाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली अदानी स्टॉक्स में फिर से कोई प्रॉब्लम आई थी ना, उन पे वो ब्राइब वाले एलिगेशंस लगे थे, तो उस दिन अदानी के सारे स्टॉक्स नीचे आ गए। अब इसमें क्या हो गया कि अदानी ग्रीन ने एक हफ्ते में 22% का रिटर्न दे दिया। अच्छा। उसके बाद, क्योंकि जब वो ब्राइब वाले चार्जेस आए थे, उसके बाद मतलब जिस दिन ब्राइब वाले चार्जेस आए उस दिन तो बहुत तेजी से गिरे, सारे अदानी स्टॉक्स गिर गए। लेकिन फिर धीरे धीरे अदानी स्टॉक्स ने फिर से पिकअप करना शुरू कर दिया। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो तो पिकअप करेंगे ही करेंगे। तो अब अदानी ग्रीन ने फिर से पिकअप करना शुरू किया। जब फिर से पिकअप करना शुरू किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर 22% का रिटर्न। इट्स इनसेन। मैं अभी मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात कर रहा था। मोतीलाल ओसवाल के बारे में भी व्हेन आई रेड देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड कॉन कॉल रिपोर्ट्स ऑफ द रीसेंट क्वार्टर, तो वहां पर भी मैंने देखा कि दे आर सेइंग कि जो भी मोतीलाल ओसवाल के पास सरप्लस फंड्स होते हैं वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, करेंगे ऑब्वियसली। उस पे मोतीलाल ओसवाल जैसे लोग 18% का रिटर्न कमा रहे हैं। Such a big research based company which is providing mutual funds, which is providing reports, that company is earning 18% return on its own investments. और हमें लगता है कि हम रातों रात पता नहीं क्या ही कर लें। मतलब हमें इस चीज से सीखना चाहिए। Exactly. तो अब जैसे अदानी ग्रीन ने 22% का रिटर्न दिया, मैं ये वाला पॉइंट क्यों उठा रहा हूँ कि किसी ने अगर अदानी ग्रीन में सपोज 50 लाख रुपए लगाए होते, तो उसके हिसाब से फिर उसको 22% का रिटर्न मिलेगा ना। तो रातों रात हम ये बोल भी सकते हैं कि चलो इसने एक हफ्ते में, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, 20% का रिटर्न अगर मिल गया तो 50 लाख का 20% कितना हो गया? 10 लाख हो गया। 50 लाख का 20% 10 लाख हो गया। तो हम कह सकते हैं इसने एक हफ्ते में 10 लाख रुपए कमा लिए। अगर किसी ने जब वो अदानी स्टॉक्स गिरे थे उसने अदानी ग्रीन में 1 करोड़ रुपए लगाए, तो हम कह सकते हैं कि अरे इसने तो एक हफ्ते में 20 लाख रुपए कमा लिया। डिपेंड्स ऑन कितना इन्वेस्ट किया ना। एग्जैक्टली। तो अगर आपको रातों रात अमीर होना है तब तो ये देखना पड़ेगा ना कि आपका कोई तुक्का बैठ गया, या तो फिर आप ट्रेडिंग करिए प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस से। करेक्ट। और ट्रेडिंग में भी क्या होता है, ट्रेडिंग में भी देयर इज अ, जैसे आई हैव बीन रीडिंग अबाउट ट्रेडिंग आल्सो अ लॉट। ओके। तो जो भी मैं ट्रेडिंग के बारे में बोल रहा हूँ ये सारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है, ठीक है। इसमें भी ये होता है कि देयर इज अ, सपोज अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, एंड एवरी स्ट्रैटेजी हैज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, एंड ये परसेंटेज भी उसमें रहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इन दिस स्ट्रैटेजी। ओके। जैसे इफ आई टॉक अबाउट, सपोज एक होती है ट्रेडिंग में हैमर स्ट्रैटेजी, ओके, ठीक है। अब हैमर स्ट्रैटेजी को यूज करके अगर आप उस पर ट्रेड करोगे तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ 53% चांस कि आप जीतोगे, बट देयर स्टिल अ 47% चांस कि आप हारोगे। हाँ, ठीक है। एंड रिवॉर्ड रिस्क रेशियो इज 3:1। ओके। रिवॉर्ड आपको अगर मिलेगा, अगर आप जीते तो 3 रुपए मिले, अगर आप हारे तो आपको 1 रुपए मिले। तो यू हैव टू टेक दैट ट्रेड ऑन हैमर स्ट्रैटेजी 100 टाइम्स टू मेक अ नेट प्रॉफिट। दिस इज व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। ओके, राइट। तो यू हैव टू ट्रेड ऑन दैट हैमर स्ट्रैटेजी 100 टाइम्स। आप 100 टाइम्स जीतोगे तब जाके आप 53 टाइम्स जीते, 53 टाइम्स जीते, 47 टाइम्स हारे। लेकिन जब जीते तो अच्छा जीते, जब हारे तो थोड़ा सा, हाँ, लेकिन उस जितना जीते उससे थोड़ा सा कम हारे। तो ओवरऑल में क्या हो गया, ओवरऑल में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। इट इज प्रॉफिटेबल, नेट में प्रॉफिटेबल हुआ। लेकिन फिर अगेन वो प्रॉफिट तो परसेंटेज वाइज आएगा ना। तो इट विल डिपेंड अपॉन आपने किस कैपिटल से, कितने कैपिटल के साथ आपने वो ट्रेड ली और थी कहाँ। तो अगर ओवरनाइट आपको अमीर बनना है तो आप डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। कैपिटल अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, एंड यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड यू नो कि ठीक है अब इसमें रिस्क लेने का हिम्मत भी होनी चाहिए। हाँ, इसमें हारेंगे भी, ऐसा भी होना चाहिए, वो करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस एपिसोड। हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक्स की बात हो गई तो म्यूचुअल फंड्स कैसे भूल सकते हैं। हाँ। तो 2025 के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम रिटर्न्स ले ही लें? तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं 2025 के लिए, उसको हम लोग कैटेगरी वाइज एक बार बात करते हैं। ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कुछ लार्ज कैप हैं, कुछ मिड कैप हैं, कुछ लार्ज एंड मिड कैप हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप हैं, कुछ स्मॉल कैप हैं, कुछ ELSS हैं, कुछ ETFs हैं। तो हर कैटेगरी को लेकर कुछ ब्रॉड 5 कैटेगरीज में से जो सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो उनका मैनेजर है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ एंड एवरीथिंग, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो दिस इज HDFC इंडेक्स फंड, BSE सेंसेक्स प्लान।
तो दैट इज अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है. जिसको लार्ज कैप में करना हो तो दिस शुड बी देयर चॉइस. जिसको लार्ज कैप में करना है तो वो ये कर सकते हैं. और बाकी लार्ज कैप के लिए जो मेरा पर्सनल सजेशन रहता है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहता है. ऑफ कोर्स. हाँ, वो रहता है, वो मेरे हिसाब से रहता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये भी देखा गया है कि लार्ज कैप फंड्स ने थोड़ा सा इंडेक्स के कंपैरिजन में कम परफॉर्म किया है. बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं. तो माय पर्सनल सजेशन वुड बी, अगर लार्ज कैप में करने का मन है तो भाई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कर लो. वो आप यूटीआई निफ्टी 50 भी कर सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. देन अगर हम लोग लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बात करें तो ये फंड्स हैं जो लार्ज कैप में भी डालते हैं, मिड कैप में भी डालते हैं. तो इसके लिए वी हैव कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड. ओके. कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, तो दिस इज गुड. उसके बाद ELSS में अगर हम लोग बात करें तो मिराय एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड. ELSS के बारे में बहुत बात की है हम लोगों ने. फ्लेक्सी कैप इज अ फंड जहां पर फंड मैनेजर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी मर्जी से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में डाल सकता है. तो उसके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वो बहुत टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है. उसके रिटर्न्स अच्छे. या एंड मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है. तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप उसमें कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन वी हैव गोल्ड ETF. तो जैसे कहा था कि गोल्ड को हमेशा एक हेज की तरह से यूज़ करे रहना चाहिए, तो उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF. These are 5 good mutual funds for 2025. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. मुझे ये एपिसोड से बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई वुड से कि मेरे लिए ऐसा फाइनेंस एपिसोड, अगर मैं ऑडियंस की जगह होती ना, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड इफ़ आई वांट टू वॉच अ फाइनेंस और अ टैक्स पॉडकास्ट. तो ये वो असली पॉडकास्ट है जो लोगों को ज़रूरत है. एंड थैंक यू सो मच, आपने आज हमें इतना टाइम दिया, इतनी नॉलेज दी. एंड आई होप ऑडियंस को ये एपिसोड बहुत पसंद आया हो. प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को इफ़ यू लाइक दिस. एंड कीप वॉचिंग नमा टॉक्स एवरी फ्राइडे 9 PM. थैंक यू. रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा